కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రధాని మోడీపై కాంగ్రెస్ రాజస్థాన్ ఎమ్మెల్యే మోహన్ ప్రకాష్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఏదైతే జీఎస్టీ అంశం ఉందో ఈ జీఎస్టీని 12 నుంచి 18% పెంచాలని యోచించారు. దీన్ని మళ్ళీ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఉన్న నేపథ్యంలో దీన్ని తగ్గించారు అని చెప్పి ఆయన తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. జీరో జీఎస్టీ తీసుకొచ్చేంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన పోరాటం చేస్తామని చెప్పి కూడా ఇటు మోహన్ ప్రకాష్ చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. మోడీ ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచి అయితే వచ్చిందో దేశంలో అప్పటి నుంచి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయనే అంశాన్ని కూడా ఆయన చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇదే అంశం పట్ల मोहन प्रकाश మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం. यानी कांग्रेस के समय में भी होती थी, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने अंत में सरकार इंटरवीन करती थी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती थी. लेकिन अगर 10 रुपए का माल 25 रुपए और 30 रुपए में बिके तो वो महंगाई नहीं है, वो लूट है. और मोदी सरकार ने इस देश के पूंजीपति जमाखोर मुनाफाखोर लोगों को लूट की छूट दे रखी. वरना क्या वजह है कि खाने का तेल 200 रुपए से ऊपर जा रहा है? क्या वजह है कि दवाइयों पर आज आप खरीदिए, 1 हफ्ते बाद खरीदिए तो फिर दाम बढ़ेगा? दाल पर क्या वजह है कि 100-200 रुपया 150 रुपया बिक रहा है? और क्या मोदी सरकार को मालूम नहीं? क्यों नहीं इंटरवीन? अब इस साल भर से हो गया, क्यों नहीं इंटरवीन हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस देश के 6 लोग हैं बड़े घराने जो कि तेल के पूरे देश के व्यापार को संचालित करते हैं और ये लोगों से लाभार्थी है भारतीय जनता पार्टी. मोदी जी, अगर आप में पारदर्शिता है तो इलेक्शन बॉन्ड को सार्वजनिक करिए, मालूम पड़ जाएगा कि ये जो लूटने वाले लोग हैं किस पार्टी को मदद कर रहे हैं, जिस वजह से जो लूट है वो बंद होने का काम इस देश में नहीं हो रहा. लेकिन मुश्किल है. हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं इनको समय कम है. 4 बार कपड़ा बदलते हैं और 4 बार मेकअप होता है, काफी समय उसी में निकल जाता है. और फिर उसके बाद उनके पूंजीपतियों किसको कहां बेचना है इसमें कुछ समय निकल जाता है. बाकी समय निकलता है कि कहां पर टैक्स लगाना. लेकिन अगर टैक्स का लाभ इस देश के गरीब लोगों को हो तो भी कोई बात है. फिजूल खर्ची में हो रहा है, फिजूल खर्ची में. जहां 6000 करोड़ तो खाली विज्ञापन पर खर्च हो गया और 7 साल में 5 बार गाड़ी बदल ली. अभी 14 करोड़ की गाड़ी खरीदी है जिस पर मोदी जी चल रहे हैं. और जहां भी उत्सव होता है उस पर खर्च हो रहा है पैसा. लेकिन इस देश के अंदर किस तरीके से लोगों को राहत देने का काम हो इस पर कभी विचार नहीं हुआ. एक शब्द प्रधानमंत्री ने बोला. कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक हिस्सा है. मित्रों, इतना ही नहीं है, मैं आपको चंद उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरीके से इस देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहा है. आमतौर पर होता क्या था कि कभी महंगाई होती थी या बेरोजगारी बढ़ती थी तो सरकार ऐसे कदम उठाती थी जिससे कि उन महंगाई को रोकने का काम हो, बेरोजगारी को कम करने का काम हो. लेकिन यहां पर और ज्यादा बढ़ाने का जो कदम है वो चल रहा है मोदी सरकार के द्वारा. उदाहरण देता हूं कि LIC इस देश की लाइफलाइन है और ये LIC मुनाफे में है. हम पहले 12 से 17 तक जो पंचवर्षीय योजना थी, हर पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के उस पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में LIC पैसा देती थी. 7 लाख करोड़ की एसेट है उसके. 24 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं. 1.5 लाख इंप्लाइज हैं. लेकिन उसके 25% शेयर को बेचने का काम मोदी सरकार ने फैसला कर लिया. BPCL है. BPCL आपको याद होगा
जो पुराने लोग होंगे कि जब 71 का वार हुआ था तो बर्मा शेल कंपनी थी जो अमेरिका की कंपनी थी। वॉर के समय में उन्होंने सप्लाई बंद की, तो उसके बाद इंदिरा जी ने उसका राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद ये बीपीसीएल बनी, संसद से बनी थी। 4 इसकी रिफाइनरी हैं, 3 अपनी और 1 साझे में। 16,000 पेट्रोल पंप हैं, 7,000 उसके गैस एजेंसीज हैं। 26,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरकार को ये टैक्स और डिविडेंड के रूप में देती है, उसको बेचा जा रहा है। जो आज 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके भी बीपीसीएल जैसी कंपनी नहीं खरीदी जा सकती। और एयरपोर्ट तो आप देख ही रहे हैं, पोर्ट आप देख ही रहे हैं। एक और बचा है ड्राई पोर्ट, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको भी बेचने का काम मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। देखिए, इसमें 80 पोर्ट हैं, ड्राई पोर्ट जिनको हम कहते हैं। इसमें 41 रेलवे की जमीन पर है। और खेल देखिए कि बैंक रेलवे को देगा पैसा 8,000 करोड़ और माल जाएगा अडानी जी के। अच्छा, अडानी जी अपना पैसा लगा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन बैंक से लेके सरकार की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को खरीदा जा रहा है और मोदी जी बेच रहे हैं। क्या होगा इससे? बैंक 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया। 69 से लेकर 2021 तक एक भी बैंक 2014 तक कोई बैंक फेल नहीं हुआ, और 14 से 21 के बीच में 3 बैंक फेल हो गए। और इतना ही नहीं है, जिस दिन किसी कानून को वापस लिया उसी के अगले दिन एसबीआई और अडानी कैपिटल के साथ एमओयू हो गया। सोचिए आप, एसबीआई जो सेंट्रल बैंक है, एक तरीके से जैसे अमेरिका में है उस तरह से भारत का सेंट्रल बैंक है, उसका और अडानी का कैपिटल का एमओयू हो रहा है। क्या? कि हम किसानों को दूर दराज के इलाके में लोन हम देंगे। देखिए, 22,500 शाखाएं एसबीआई की हैं और अडानी कैपिटल की 60 शाखाएं, सिर्फ 60। और जिसमें से एसबीआई की जो शाखाएं हैं 20,000 के आसपास, ये ग्रामीण या सेमी ग्रामीण इलाकों में उसकी शाखाएं हैं। और 1,20,000 करोड़ रुपया अब तक वो दे चुके हैं किसानों को। लेकिन अब होगा क्या? देखिए कि कुछ इलाके उनके हो जाएंगे कि अडानी कैपिटल्स यहां पर किसानों को लोन देगी। किसके लिए? ट्रैक्टर के लिए, मशीनरी के लिए, इन सब चीजों के लिए। और होगा क्या उससे? कि बाद में किसानों की जमीन हड़पने का काम अडानी जी करेगा। कोई हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी देशभक्त जो काम नहीं कर सकता वो मोदी जी ने कर दिया। 41 इस देश के अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो भारत के सेना के पास जो हथियार हैं उनके लिए गोला बारूद बनाते हैं। उसमें 62,000 एकड़ जमीन उनके पास है और 80,000 के आसपास, 82,000 के आसपास उनके कर्मचारी हैं। उसको सबको 4-5 में बांट के निगमीकरण कर दिया, जो कि इस देश की 35% आयुध जो हमारी आवश्यकता है उनको पूरा करता है। आज वो सब जो उनके क्षेत्र हैं उनको प्राइवेट लाइसेंस देने का काम हो रहा है। इस तरीके से पूरे देश के पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं एक सवाल खाली करता हूं कि इंदिरा जी ने अगर 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता तो क्या किसी दलित का बच्चा, पछड़े का बच्चा
या आदिवासी का बच्चा बैंक में ऑफिसर हो सकता था। ये सारे निजी कर देंगे तो वो रोजगार कम करेंगे। रेलवे में पहले आप समझिए कि 18 लाख कर्मचारी थे, फिर 12 लाख कर्मचारी हुए, और आज उस रेलवे को प्लेटफार्म तक भेज दे रहे हैं, स्टेशन तक भेज दे रहे हैं और ट्रेन तक भेज दे रहे हैं। 26,000 करोड़ का घाटा इस वर्ष रेलवे में दिखाया गया है। मैं आप लोगों से के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था पर चोट हो रही है, रोजगार पर जो चोट हो रही है, चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए, ये आगे आने वाले देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा और नौजवानों को बहुत हताशा होगी। तो मोदी जी, ये देश अराजकता की तरफ आप ढकेल रहे हैं। और इस देश के अंदर इस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, इन सारे क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन करने का काम ये कर रहे हैं। ये भारतीय समाज के लिए उचित नहीं है। और जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं, उससे समाज हिंसक होगा। पहले प्रधानमंत्री क्या, हिंदू दुनिया में पहला प्रधानमंत्री होगा जो पर निंदा और आत्म प्रचार, इसके अलावा कभी भी उनका कोई भाषण नहीं होता। हमेशा पर निंदा करेंगे। 7 साल से आप सत्ता में हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। लेकिन जब तक वो निंदा पर दूसरे की नहीं करेंगे, तब तक उनका कोई भाषण पूरा नहीं होता। और आत्म प्रचार, जितने भाषण आप देखेंगे देश के नाम, उसमें आपको यही 2 चीजें मालूम पड़ेगी। मोदी, महंगाई और महामारी, इन तीनों से इस देश के लोग त्रस्त हैं। और मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही की वजह से इस देश के लाखों लोग मरे हैं। अभी कोविड से लड़ने की बात चल रही है और दिल्ली में जो डॉक्टर्स हैं उनको लाठियों से और चांटों से लड़कियों को मारा गया। और दूसरी तरफ आप कोविड से लड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये देश बहुत खतरनाक मोड पर है, संकट में है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों को, सबको गोल बंद करके इस लड़ाई को पूरे देश के पैमाने पर लड़ रही है और आगे आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे। थैंक यू। आपको प्रश्न? మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత దేశంలో నిత్యావసర సరుకులతో పాటు ఇటు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. అట్లాగే చేనేత కార్మికులకు సంబంధించిన చేనేత ఉత్పత్తులపైన తీవ్ర స్థాయిలో జీఎస్టీ వేశారు. చేనేత కార్మికులకి ఎంతో ఆర్థిక భారంగా పరిణమించిందన్న అంశాన్ని మోహన్ ప్రకాష్ చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే ఈ పన్నును జీరో జీఎస్టీ చేసేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందన్న అంశాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి అట్లాగే రాజస్థాన్ ఎమ్మెల్యే మోహన్ ప్రకాష్ హెచ్చరిస్తున్న సందర్భం కూడా కనిపిస్తోంది. కెమెరా పర్సన్ రాజాతో హరికృష్ణ, వన్ ఇండియా తెలుగు, హైదరాబాద్.